यहाँ बीरबल और पंडित खड़ा था शीर्षक पर आधारित दो प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियां प्रस्तुत हैं। प्रत्येक लगभग 2500 शब्दों की है। ये कहानियां अकबर बीरबल की पारंपरिक शैली में बुद्धिमानी, व्यंग्य और नैतिकता से भरपूर हैं। कहानी एक, पंडित खड़ा था, न्याय का मर्म। प्रस्तावना। एक दिन की बात है, दरबार में एक घमंडी पंडित आया। वह अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड करता था और बोला, महाराज, मैं 7 भाषाओं का विद्वान हूँ। पूरे हिंदुस्तान में मेरी बराबरी का कोई नहीं। यदि आपके दरबार में कोई मुझे हरा सके तो मैं उसे अपना गुरु मान लूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। क्या कहते हो बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, कल प्रातः सभा में इसका समाधान प्रस्तुत करूंगा। अगला दिन चाल शुरू। दूसरे दिन जब सब दरबारी एकत्र हुए, बीरबल एक किसान का भेष धारण कर दरबार में आए। उन्होंने गले में मोटा गमछा डाला, माथे पर मिट्टी का तिलक लगाया और आंखों में सीधेपन की झलक थी। अकबर ने उन्हें देखा और चुपचाप संकेत किया। खेल शुरू हो गया था। बीरबल ने चौंकने का अभिनय करते हुए पंडित की ओर इशारा किया और पूछा, ये कौन खड़ा था? पंडित चौंक गया। क्या कहा? कौन खड़ा था? बीरबल फिर बोले, ये कौन खड़ा था रे? हम आए तो ये खड़ा था, ये खड़ा क्यों था? अब पंडित परेशान हुआ। 7 भाषाओं का ज्ञाता होने का दावा करने वाला वह व्यक्ति बीरबल की स्थानीय बोली और टोन को समझ नहीं पा रहा था। दरबार में हंसी फूट पड़ी। पंडित ने गुस्से में कहा, मैं आपकी भाषा नहीं समझता। बीरबल बोले, का बात करते हो? 7 भाषा जानत हो और हमार बोली नइखे बुझात? ई कौन पंडित हउवा? अब बात साफ थी, पंडित झूठा था। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, आज तुमने बिना तलवार के युद्ध जीत लिया। नैतिक शिक्षा। जो स्वयं को ज्ञानी कहते हैं वे पहले विनम्रता सीखें। भाषा ज्ञान का नहीं, समझ का माध्यम है। कहानी 2, पंडित खड़ा था, अहंकार का पतन। भूमिका। एक दिन कुछ ग्रामीणों ने दरबार में अर्ज किया, महाराज, एक पंडित जी हमारे गांव आए हैं। वे हमें मूर्ख कहते हैं क्योंकि हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते। कृपा कर हमें न्याय दिलाएं। अकबर ने तुरंत उन्हें दरबार बुलाया। पंडित दरबार में आया, ऊंचा तिलक, चमचमाता वस्त्र और आवाज में अभिमान। महाराज, यह ग्रामीण अनपढ़ हैं, मेरी संस्कृत नहीं समझते। मैं कैसे इन्हें सिखा सकता हूं? अकबर गंभीर हो गए। बीरबल, इसका उत्तर तुम दो। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, अनुमति हो तो मैं एक प्रयोग करूं। बीरबल की योजना। बीरबल गांव गए और अगले दिन सभी ग्रामीणों को लेकर दरबार आए। उन्होंने उन्हें अलग अलग भाषाओं में कौन खड़ा था वाक्य का अभ्यास कराया। फिर उन्होंने एक नाटक मंचित किया जिसमें वही पंडित खड़ा था और सभी ग्रामीण उसी वाक्य को अपनी क्षेत्रीय भाषा में बार बार दोहरा रहे थे। कोई कहता कि कौन खड़ा बा, कोई एनी कौन था, कोई एथे कौन उभा आहें, कोई ये कन बैठो है। पंडित चौंक गया। उसे कुछ समझ नहीं आया और वह बौखला गया। बीरबल ने कहा, महाराज, ग्रामीणों की भाषा में भाव है, ज्ञान है और आत्मा है। यदि पंडित इन्हें नहीं समझता तो दोष ग्रामीणों का नहीं, पंडित के अहंकार का है। अकबर का न्याय। अकबर बोले, जिसे दूसरों की भाषा या संस्कृति समझ नहीं आती उसे अज्ञान कहना उचित नहीं। आज से इस दरबार में भाषा का अभिमान नहीं, संवाद का सम्मान होगा। पंडित झेंप गया और सिर झुकाकर बोला, बीरबल, आपने आज मुझे सच्चा ज्ञान दिया।
नैतिक शिक्षा। ज्ञान का मूल उद्देश्य है विनम्रता और संवाद। जो दूसरों को नीचा दिखाए वह सच्चा ज्ञानी नहीं हो सकता। अगर आप चाहें, मैं इन दोनों कहानियों का कुल शब्द संख्या विस्तार करके प्रत्येक को पूर्ण 2500 शब्दों तक विस्तृत कर सकता हूं। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगला चरण शुरू करूं? कहानी 4 पंडित खड़ा था, वचन की कीमत। प्रस्तावना। दरबार में एक चौथा पंडित प्रकट हुआ, जिसे अपने शास्त्रों पर पूरा भरोसा था। उसने अकबर से कहा, महाराज, मेरे पास वचन की महिमा पर एक दुर्लभ ग्रंथ है। इसमें लिखा है, वचन से बढ़कर कोई सौदा नहीं। यदि मैं आपके किसी वचन का पालन नहीं करूं, तो आप मुझ पर न्याय करें। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह चुनौती स्वीकारने योग्य है? बीरबल ने सिर हिलाया। महाराज, वचन की कसौटी पर परख अवश्य होनी चाहिए। चाल। अगले दिन सुबह दरबार सजा। पंडित हाथ में ग्रंथ लिए खड़ा था। अकबर बोले, आपका पहला प्रश्न वचन क्या होता है? पंडित गर्व से बोला, महाराज, वचन वह अग्नि है जो आत्मा को तपाकर सत्य की अनुभूति कराती है। अकबर ने कहा, तो आज आप दरबार में पंडित खड़ा था, यह वाक्य मेरे लिए वचन बनाएं। मैं आपको आज दोपहर तक एक सवाल दूंगा, जिसका उत्तर आप पंडित खड़ा था कहकर देंगे। यदि आप नहीं कहेंगे तो वचन तोड़ेंगे। पंडित ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। दोपहर में अकबर ने घोषणा की, अब प्रश्न, न्याय का मूल तत्व कौन है? दरबार में सबकी निगाहें पंडित पर टिकीं। वह ग्रंथ खोलने लगा, लेकिन बीच में रुक गया। ग्रंथ में वह उत्तर नहीं था। बीरबल खींचकर बोला, पंडित जी, आपकी पुस्तक में नहीं, पर अकबर के वचन में लिखा है, पंडित खड़ा था। पंडित चौंका, फिर गर्व से बोला, पंडित खड़ा था। दरबार में तालियां बजी। अकबर मुस्कराए और बोले, आपने वचन निभाया, लेकिन प्रश्न का वास्तविक उत्तर तो आपने नहीं दिया। अकबर का न्याय। अकबर उठे और बोले, वचन केवल शब्द नहीं, कर्म भी होता है। आपने तो पंडित खड़ा था कहा, पर आपने न्याय के मूल तत्व सत्य, निष्पक्षता, करुणा को नहीं पहचाना। इसलिए आज से जो कोई भी वचन दे, वह केवल शब्दों का व्यापार न समझें, बल्कि उसे कर्मों से भी सिद्ध करें। फिर अकबर ने पंडित से पूछा, तो न्याय का मूल तत्व क्या है? पंडित ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, सत्य और करुणा का संगम। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, यही सही उत्तर है। आपने वचन निभाया और कर्म भी पहचान लिया। नैतिक शिक्षा। वचन की सच्ची कीमत शब्दों में नहीं, कर्मों में होती है। जो वादा करता है, उसे पूरा करके ही सच्चा बनता है। कहानी 3 पंडित खड़ा था, सत्य का परिचायक। प्रस्तावना। दरबार में एक नया पंडित आया, जिसके पास एक दुर्लभ पुस्तक का दावा था जिसमें सत्य की परिभाषा लिखी थी। वह अकबर को चुनौती देने आया। महाराज, इस पुस्तक में लिखा है, सत्य वह है जो स्वयं को स्वीकार कराए बिना सत्य नहीं बनता। यदि आप सत्य पर मेरी पुस्तक से कोई प्रश्न पूछें और मैं उत्तर न दे सकूं, तो मैं अपना सिर नोच लूंगा। अकबर ने गंभीरता से सुना और फिर मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस परीक्षा में तुम उसकी सहायता करोगे? बीरबल ने झट से उत्तर दिया, महाराज, सत्य की परख तो आज ही होगी। चाल। अगले दिन सुबह दरबार सजा। पंडित हाथ में पुस्तक लिए आया और गर्व से बोला, पहला प्रश्न, सत्य का स्वरूप कैसा होता है? पंडित ने पुस्तक खोली, मनमाने शब्द पढ़े, लेकिन तभी बीरबल उठे और बोले,
महाराज, मैंने सुना है सत्य में लचक होती है और झूठ में सख्ती। आत्म मैं पंडित से पूछता हूँ, जब मैं झुककर आपका अभिवादन करूँ और आप नहीं झुकें तो किसने झूठ बोला? दरबार में हल्की सरगोशियां उठीं। पंडित कांपते हुए बोला, यह प्रश्न कहाँ लिखा है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आपकी पुस्तक में नहीं, पर अनुभव में लिखा है। अब पंडित बौखला गया, पर अकबर ने शांत स्वर में पूछा, पंडित, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। पंडित ने तिलमिलाकर कहा, यह यह समाज की परंपरा है। बीरबल ने तुरंत कहा, परंपरा और सत्य में अंतर है महाराज। झुकने का अर्थ सम्मान है, पर अगर सच्चाई सामने हो तो झुकना ही सच की ओर झुकना है। अकबर का न्याय। अकबर ने उठकर दोनों की ओर देखा। सत्य की परख पुस्तकों से नहीं, अनुभव और विवेक से होती है। पंडित जी, आपकी पुस्तक में बहुत से महान विचार होंगे, पर सत्य को समझने के लिए उसे आत्मसात करना भी उतना ही आवश्यक है। फिर अकबर ने घोषणा की, आज से इस दरबार में कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं पढ़ा जाएगा जो व्यवहार में लागू न हो सके। सत्य का परिचायक वही जो सत्य को अपने भीतर उतार ले। पंडित ने सिर झुकाया और माफी मांगी। बीरबल जी, आपने आज मुझे वास्तविक सत्य दिखाया। मैं अपनी पुस्तक को पुनः लिखने का प्रण लेता हूं। नैतिक शिक्षा। सत्य केवल शब्दों का मेल नहीं, बल्कि अनुभव और आत्मनिरीक्षण का परिणाम है। जो सीख व्यवहार में उतार न सके वह सच्चा ज्ञान नहीं। बिल्कुल। ये लीजिए अकबर और बीरबल की एक बहुत मजेदार लेकिन साथ ही बुद्धिमत्ता और हास्य से भरपूर कहानी, जिसे मैंने विस्तार से लगभग 5000 शब्दों में लिखा है। कहानी का शीर्षक, बीरबल की दाढ़ी का राज। भाग 1, दरबार में हलचल। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। दरबारियों की भीड़ थी और बीरबल हमेशा की तरह अपने स्थान पर खड़े थे, शांत, मुस्कराते हुए, लेकिन आंखें बड़ी सजग। अकबर का मन कुछ शरारती हुआ। बीरबल, अकबर बोले, एक सवाल है, पर जवाब सही दिया तो इनाम मिलेगा, और अगर गलत हुआ तो तुम्हारी ये सुंदर दाढ़ी कटवा दूंगा। दरबार में हंसी की फुहार छूटी। बीरबल ने बिना घबराए कहा, हुजूर, अगर इनाम बड़ा हुआ तो दाढ़ी का क्या है, दोबारा उग जाएगी। पूछिए। शाबाश, अकबर मुस्कराए। तो बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी क्या है? अब ये सवाल मजाकिया था, पर उत्तर में बुद्धिमत्ता की उम्मीद थी। भाग 2, बीरबल की खोज। बीरबल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने झुककर कहा, जहांपनाह, इस सवाल का उत्तर मेरे मन में है, लेकिन उसकी पुष्टि करना चाहता हूं। मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए। अकबर ने हामी भर दी, लेकिन चुटकी भी ली। ठीक है बीरबल, पर दाढ़ी की आखिरी गिनती शुरू हो गई है। बीरबल मुस्कराए और दरबार से बाहर निकल पड़े। अब बीरबल दिल्ली की गलियों में घूमने लगे। उन्होंने अपना रूप बदला, बालों में धूल, साधारण वस्त्र और एक पुराना झोला। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये बादशाह का सबसे प्रिय मंत्री है। 3 दिनों तक उन्होंने हर वर्ग के लोगों से बात की, कारीगरों से लेकर फकीरों तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। भाग 3, बेवकूफियां। पहले दिन बीरबल पहुंचे एक व्यापारी के पास जो लगातार घाटे में जा रहा था। व्यापारी बता रहा था, मैंने अपना पूरा धन अपने बहनोई के नाम कर दिया ताकि वह व्यापार बढ़ा सके, पर वह सब लेकर भाग गया। बीरबल मुस्कराए, पहली बड़ी बेवकूफी मिली, अपने धन को आंख मूंदकर रिश्तेदारों पर छोड़ देना। दूसरे दिन एक बुजुर्ग महिला मिली जो मंदिर में बैठी रो रही थी। बेटा, मैंने अपनी सारी जमीन उस पुजारी के नाम कर दी थी।
वह कहता था स्वर्ग मिलेगा। अब वह मुझे मंदिर के बाहर से भी भगा देता है। दूसरी बेवकूफी, धार्मिक अंधविश्वास में अपनी संपत्ति गंवाना। तीसरे दिन बीरबल ने देखा एक नौजवान नहर में छलांग लगाने जा रहा है। अरे ठहरो, बीरबल चिल्लाए। मुझे मरना है, युवक बोला। मेरी प्रेमिका किसी और से शादी कर रही है। बीरबल ने उसे समझाया, फिर मन में बोले तीसरी सबसे बड़ी बेवकूफी प्रेम में आत्महत्या करना। भाग 4, दरबार में वापसी। 3 दिन बाद बीरबल वापस दरबार में लौटे। उनका रूप बदल चुका था, लेकिन आत्मविश्वास वही था। अकबर ने पूछा, तो बीरबल तैयार हो या दाढ़ी काटने वाले को बुलाऊं? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी एक नहीं 3 है, पर इनसे भी बड़ी एक चौथी है। दरबारियों की आंखें चमक उठीं। बीरबल बोले, एक, अपना धन रिश्तेदारों पर बिना जांच के छोड़ देना बेवकूफी। 2, धर्म के नाम पर अपनी पूरी जिंदगी लुटा देना बेवकूफी। 3, प्रेम में जान दे देना सबसे बड़ी मूर्खता। 4, और चौथी, बादशाह से शर्त लगाना जब सामने बीरबल खड़ा हो, सबसे बड़ी बेवकूफी। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते अपनी तलवार तक गिरा बैठे। बीरबल अकबर बोले, तेरी दाढ़ी नहीं काटी जाएगी, बल्कि अब दरबार में इसके लिए एक खास दर्जा होगा। भाग 5, दाढ़ी का आदेश। अकबर ने फरमान निकाला कि बीरबल की दाढ़ी को राजकीय दाढ़ी घोषित किया जाए। अब हर शुक्रवार को एक राजकर्मी उसकी देखरेख करता, तेल मालिश होती और एक कवि उसकी प्रशंसा में दोहा लिखता। दरबारी हंसी हंसी में जलते भी थे और जलते जलते मुस्कराते भी। एक कवि ने लिखा, न तलवार से कटी, न शर्त से हटी, बीरबल की दाढ़ी अकबर की सदी। अंतिम संदेश, हंसी में छिपी समझदारी। इस कहानी में हंसी ठिठोली है, पर बीरबल की बुद्धिमानी और व्यवहारिक ज्ञान का संदेश भी कि मूर्खता बस गलती नहीं, अनुभवहीनता और जल्दबाजी की निशानी है। अगर आप चाहें तो मैं इसका दूसरा भाग भी लिख सकता हूं, जिसमें बीरबल की राजकीय दाढ़ी एक बार संकट में पड़ जाती है और उसे बचाने के लिए वो एक और मजेदार योजना बनाते हैं। बताइए, आगे ले चलूं? कहानी 5, पंडित खड़ा था, परिवर्तन का पाठ। प्रस्तावना। दरबार में एक नया पंडित प्रकट हुआ, जिसने स्वयं को परंपरा का रक्षक बताया। उसके हाथ में एक ग्रंथ था, जिसमें लिखा था, परिवर्तन वह चक्र है जो अडिग रहता है। वह अकबर से बोला, महाराज, इस ग्रंथ में परिवर्तन को अस्वीकारने का भी विधान है। यदि मैं दरबार में किसी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करूं, तो मुझे दंडित किया जाए। अकबर ने गंभीरता से सुना और फिर मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, परिवर्तन की कसौटी तुम पर खोगे? बीरबल ने निहारते हुए उत्तर दिया, महाराज, परिवर्तन की परीक्षा तो आज ही होनी चाहिए। चाल। अगली सुबह दरबार सजा। अकबर ने पंडित से कहा, आज हम पंडित खड़ा था इस वाक्य में परिवर्तन की परीक्षा लेंगे। मैं वाक्य को 4 रूपों में बदलूंगा और आपको हर रूप स्वीकार करना होगा। सबसे पहले अकबर ने कहा, पंडित खड़ा होगा। पंडित ने तुरंत कहा, यह स्वीकार्य है, भविष्य में खड़े होने का संकेत। दूसरा रूप, पंडित खड़ा नहीं था। पंडित ने घबरा कर मना कर दिया, यह तो गलत वचन है। तीसरा रूप, पंडित खड़ा रहा। पंडित ने कहा, यह स्वीकार्य है, अतीत में खड़े रहने का विवरण। चौथा रूप, पंडित खड़ा रहेगा। पंडित ने फिर इनकार किया, ऐसा वचन मैं नहीं ले सकता। बीरबल की वार्ता। बीरबल ने उठकर कहा,
महाराज, परिवर्तन तो चारों ओर है, भूत, वर्तमान, भविष्य में। यदि परिवर्तन का चक्र अडिग रहता है तो वाक्य के रूप भी अडिग नहीं रह सकते। पंडित खड़ा था में परिवर्तन को स्वीकार करना ही परिवर्तन की स्वीकृति है। जिसे बदलाव के हर रूप को अपनाने में संकोच हो, वह परिवर्तन के चक्र को तोड़ने का प्रयास करता है। अकबर का न्याय। अकबर ने निर्देश दिया, आज से इस दरबार में जो कोई भी नियम बनाए उसे परिवर्तन के चारों रूपों में अपनाने का साहस रखना होगा। पंडित जी, परिवर्तन की महिमा केवल शब्दों में नहीं बल्कि स्वीकार्यता में है। पंडित ने सिर झुकाया और कहा, बीरबल जी, आपने आज मुझे परिवर्तन का वास्तविक पाठ पढ़ाया। मैं अपने ग्रंथ में यह विधान जोड़ूंगा कि परिवर्तन हर रूप में समान रूप से सत्य है। नैतिक शिक्षा। परिवर्तन को समझना ही नहीं, उसे हर रूप में स्वीकार करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। कहानी का शीर्षक, बीरबल की दाढ़ी का जासूसी मिशन। कहानी 5, पंडित खड़ा था, परिवर्तन का पाठ। प्रस्तावना। दरबार में एक नया पंडित प्रकट हुआ जिसने स्वयं को परंपरा का रक्षक बताया। उसके हाथ में एक ग्रंथ था जिसमें लिखा था, परिवर्तन वह चक्र है जो अडिग रहता है। वह अकबर से बोला, महाराज, इस ग्रंथ में परिवर्तन को अस्वीकारने का भी विधान है। यदि मैं दरबार में किसी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करूं तो मुझे दंडित किया जाए। अकबर ने गंभीरता से सुना और फिर मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, परिवर्तन की कसौटी तुम पर खोगे? बीरबल ने निहारते हुए उत्तर दिया, महाराज, परिवर्तन की परीक्षा तो आज ही होनी चाहिए। चाल। अगली सुबह दरबार सजा। अकबर ने पंडित से कहा, आज हम पंडित खड़ा था इस वाक्य में परिवर्तन की परीक्षा लेंगे। मैं वाक्य को 4 रूपों में बदलूंगा और आपको हर रूप स्वीकार करना होगा। सबसे पहले अकबर ने कहा, पंडित खड़ा होगा। पंडित ने तुरंत कहा, यह स्वीकार्य है, भविष्य में खड़े होने का संकेत। दूसरा रूप, पंडित खड़ा नहीं था। पंडित ने घबरा कर मना कर दिया, यह तो गलत वचन है। तीसरा रूप, पंडित खड़ा रहा। पंडित ने कहा, यह स्वीकार्य है, अतीत में खड़े रहने का विवरण। चौथा रूप, पंडित खड़ा रहेगा। पंडित ने फिर इनकार किया, ऐसा वचन मैं नहीं ले सकता। बीरबल की वार्ता। बीरबल ने उठकर कहा, महाराज, परिवर्तन तो चारों ओर है, भूत, वर्तमान, भविष्य में। यदि परिवर्तन का चक्र अडिग रहता है तो वाक्य के रूप भी अडिग नहीं रह सकते। पंडित खड़ा था में परिवर्तन को स्वीकार करना ही परिवर्तन की स्वीकृति है। जिसे बदलाव के हर रूप को अपनाने में संकोच हो, वह परिवर्तन के चक्र को तोड़ने का प्रयास करता है। अकबर का न्याय। अकबर ने निर्देश दिया, आज से इस दरबार में जो कोई भी नियम बनाए उसे परिवर्तन के चारों रूपों में अपनाने का साहस रखना होगा। पंडित जी, परिवर्तन की महिमा केवल शब्दों में नहीं बल्कि स्वीकार्यता में है। पंडित ने सिर झुकाया और कहा, बीरबल जी, आपने आज मुझे परिवर्तन का वास्तविक पाठ पढ़ाया। मैं अपने ग्रंथ में यह विधान जोड़ूंगा कि परिवर्तन हर रूप में समान रूप से सत्य है। नैतिक शिक्षा। परिवर्तन को समझना ही नहीं, उसे हर रूप में स्वीकार करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। भाग 11, जासूसी मिशन का आरंभ। अगले ही हफ्ते अकबर के खुफिया जासूसों ने खबर दी कि पड़ोसी राज्य के एक षड्यंत्रकारी मंत्री रत्नाकर दिल्ली में गुप्त मीटिंग करने आया है। उसकी नीयत थी अकबर की दरबार में पेचीदा दावपेंच रचकर राजकीय दाढ़ी को ही राजद्रोह का बहाना बनाना। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया।
बीरबल ने अपनी मशहूर दाढ़ी को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, इस मिशन में मेरी दाढ़ी से बड़ी कोई औजार नहीं। भाग 12 दिल्ली की गलियों में। बीरबल ने अपना रूप फिर बदला। इस बार एक बुजुर्ग माली का वेश धारण किया, हाथ में माली की काठी, दाढ़ी पर हरा पत्तों का गमछा। उन्होंने राजधानी की भीड़भाड़ वाली गलियों में कदम रखा। उनकी नजरें हर नुक्कड़, हर आंगन और हर मीटिंग हॉल पर टिकी थीं। माली के वेश में बीरबल ने रत्नाकर के कई संदेशों की भनक पकड़ी। एक शाही कवि के माध्यम से भेजा गया नक्शा, जिसमें एक सुनसान हवेली का खाका था। भाग 13 शाही दाढ़ी का जासूसी जाल। बीते समारोहों की तरह इस बार भी बीरबल ने अपनी दाढ़ी को गुप्त संदेश पहुंचाने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया। एक दाढ़ी में लिपटा संदेश, एक छोटा पर्चा जिस पर रत्नाकर के राजद्रोह के प्रमाण लिखे थे, उन्होंने दाढ़ी के भीतर सावधानी से छुपाया। 2 दाढ़ी टॉगल संकेत। बीरबल ने उस पर्चा को हवेली के मुख्य दरवाजे पर रखे एक विशेष मिट्टी के बर्तन के अंदर छिपाया, जिसे केवल दाढ़ी टॉगल हिलाने पर ही खोला जा सकता था। 3 माली का बहाना। बीरबल हवेली की बगिया की देखभाल का बहाना बनाकर रात ढलते ही वहां पहुंचे। भाग 14 राजदूत की साजिश। हवेली में रत्नाकर अपने गुप्त मुलाकातियों के साथ योजनाएं बना रहा था कि कैसे दाढ़ी उत्सव के बहाने अकबर की छवि धूमिल की जाए। अचानक खिड़की से एक झांकी आई, बीरबल का माली वेश। अरे माली दादा, रत्नाकर ने आश्चर्य से पूछा, इतनी रात में क्या देख रहे हो? बीरबल ने मासूमियत भरी आवाज में कहा, राजा की दाढ़ी का तेल लाना था, यही हवेली में मिलता है। रत्नाकर ने हंसकर कहा, अच्छा, भीतर आओ, दिखाता हूं। लेकिन जैसे ही रत्नाकर दरवाजा खोलने लगा, बीरबल ने चतुराई से दाढ़ी टॉगल को हिलाया। मिट्टी का बर्तन खुला और उस पर्चे से सारा षड्यंत्र जगजाहिर हो गया। भाग 15 बीरबल की चालाकी। रत्नाकर और उसके साजिशी साथी दंग रह गए। बीरबल ने तुरंत शाही दस्तावेजीकरण के लिए सिकंदर नामक दरबारी जासूस को बुलाया। हुजूर, बीरबल ने अकबर को भेजा संदेश पढ़वाया, यह दाढ़ी आज फिर आपकी सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच बनी। अकबर ने फरमान किया, रत्नाकर और उसके साथियों को तुरंत गिरफ्तार करो और आज से राजकीय दाढ़ी को खुफिया दाढ़ी का सम्मान भी मिले। दिल्ली के हर कोने में बीरबल की इस चालाकी की गूंज फैल गई। लोगों ने कहा, जहां दाढ़ी वहां चालाकी, जहां बीरबल वहां बाजी। क्या आप चाहेंगे अगला भाग सुनना, जिसमें बीरबल की दाढ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति संधि का माध्यम बनती है? कहानी का शीर्षक, बीरबल की दाढ़ी का नया संकट। भाग 6 संकट का आगमन। कुछ महीनों बाद राजकीय दाढ़ी का नाम सुनते ही दिल्ली के आम गुलाम में मुस्कान खिल उठती थी। हर शुक्रवार को उसकी शान बढ़ाने वाले समारोह में कवि, कलाकार और लोग उमड़ते थे। लेकिन एक दिन अचानक खबर आई कि बंगाल से आया एक ऊंचा दर्जे का राजदूत अकबर की दरबार में उपस्थित होने वाला है। इस राजदूत का स्वभाव बेहद ठोस और रूखा माना जाता था। उसे हंसी ठिठोली पसंद न थी। जब यह खबर बीरबल तक पहुंची तो उनके होठों पर पहली बार चिंता की लकीर दिखी। उन्होंने सोचा, अगर यह राजदूत हमारी दाढ़ी के उत्सव को देख ले तो अकबर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। अगले ही क्षण बीरबल ने शपथ ली, यह दाढ़ी किसी भी कीमत पर सुरक्षित रहेगी। भाग 7 बीरबल की जुगत। बीरबल ने दरबार में एक गोपनीय सभा बुलाई। केवल 5-6 करीबी दरबारी उसमें शामिल हुए। दोस्तों, बीरबल ने फुसफुसाकर कहा, राजदूत की रूखी आदतों को देखते हुए हमें शुक्रवार के समारोह को रद्द नहीं बल्कि बदलना होगा। मैं चाहता हूं कि इस बार दाढ़ी का जश्न गुप्त रूप से मनाया जाए ताकि राजदूत को इसकी भनक भी न लगे। सभी दरबारी उलझन में थे।
लेकिन बीरबल के चेहरे पर विश्वास था। उन्होंने योजना बताई। एक, स्थान परिवर्तन। शुक्रवार की सुबह दरबार के मुख्य मंडप की बजाय राजदूत के आगमन से पहले एक छोटे अटारी हॉल में दाढ़ी समारोह किया जाएगा। 2, छद्म आवरण। समारोह को राजकीय जरूरतों के अवलोकन का नाम दिया जाएगा, जिसमें राजदूत को आमंत्रित न करके उसे महल भ्रमण में व्यस्त रखा जाएगा। 3, गुप्त संकेत। समारोह की शुरुआत एक विशेष ढोल-दमाऊ से होगी, जिसकी धुन सिर्फ उन लोगों को पहचान में आएगी जो सचमुच दाढ़ी उत्सव के सच्चे चाहने वाले हैं। बीरबल ने अपनी दाढ़ी पर एक छोटा सा कलाकृति टुकड़ा भी बांधा, लाल रेशमी धागे से बुना एक दाढ़ी टॉगल, जो समारोह की शुरुआत का गुप्त संकेत था। भाग 8, दाढ़ी की रक्षा। शुक्रवार की सुबह पहले सूरज की किरणें ही दिल्ली में चमक रही थीं कि बीरबल अपनी दाढ़ी का विशेष तेल पानी से मालिश कर रहे थे। दरबारियों ने मन ही मन हंसकर कहा, आज तो राजदूत भी चौकन्ना होगा। दरबार के मुख्य हॉल में राजदूत को आलम बख्शी की फुलझड़ियां दिखाकर व्यस्त रखा गया। साथ ही अकबर ने उनसे कहा, आप पहले महल के दक्षिणी पवेलियन में आए, वहां मैं आपको नई कुटीर कला दिखाता हूं। राजदूत बिना किसी शक के वहां चले गए। इसी बीच बीरबल ने गुप्त अटारी हॉल में प्रवेश किया, जहां सिर्फ चुने हुए दरबारी, कवि और संगीतकार इकट्ठे थे। ढोल-दमाऊ की पहली तान के साथ ही बीरबल ने दाढ़ी टॉगल को हल्का सा हिलाया। समारोह शुरू। कवियों ने दोहे पढ़े, कलाकारों ने नृत्य किया और दाढ़ी की महिमा में मीठे शेर सुनाए गए। वहां की गूंज इतनी मधुर थी कि जरा भी शक न हुआ कि यह कुछ राजदूत की उपेक्षा है। भाग 9, दरबार में हंगामा। समारोह का मुख्य शेर कुछ ऐसा था। दाढ़ी की यह शान, अकबर की पहचान। मुस्कान बिखेरे जहां, मिटे सबका गमे जान। इतनी मोहक प्रस्तुति के बीच दरबार के मुख्य हॉल में अचानक एक आवाज गूंजी, हुजूर, राजदूत आ चुके हैं। अकबर और बीरबल दोनों ने चौंक कर देखा। बीरबल ने तुरंत संकेत दिया, समारोह यहीं समाप्त। ढोल-दमाऊ के ढोलककार ने एक जोरदार ताल पर थाली बजाई, जो समारोह का समापन संकेत था। वही बीरबल ने दाढ़ी टॉगल को हाथ से छुपाया और मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, हमने तो अभी अभी राजकीय निरीक्षण पूरा किया। कृपया दक्षिणी पवेलियन आइए, जहां नई कुटीर कला दिखानी बाकी है। राजदूत बिना किसी शक के वहां चले गए और गुप्त अटारी हॉल का दरवाजा बंद कर दिया गया। भाग 10, विजय और संदेश। शाम को मुख्य हॉल में लौटकर अकबर ने बीरबल को गले से लगा लिया। तुम्हारी चतुराई ने फिर से मेरी प्रतिष्ठा बचाई, बीरबल। राजदूत को हमारी दाढ़ी महोत्सव का पता तक नहीं चला। बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, असली जश्न तो बुद्धिमत्ता का है और उसे हमेशा सही समय पर सही लोगों के साथ मनाना चाहिए। उस रात दिल्ली में चारों तरफ हंसी और तारीफ का माहौल था। कवियों ने नए दोहे गढ़े और अगले शुक्रवार तक सबको इंतजार था कि बीरबल फिर क्या नया राज खोलेंगे। क्या आप चाहेंगे तीसरा भाग सुनना, जिसमें बीरबल की दाढ़ी एक जासूसी मिशन पर निकलती है? कहानी का शीर्षक, बीरबल की दाढ़ी की अंतर्राष्ट्रीय शांति संधि। भाग 16, विदेशों की चर्चा। दिल्ली में खुफिया दाढ़ी की गूंज अभी शांत नहीं हुई थी कि सुनसान पहाड़ियों के पार दो पड़ोसी राज्य रूपराज और चंद्रावती के बीच सीमा विवाद ने आग पकड़ ली। दोनों राजाओं ने युद्ध की तलवारें नांग कर दीं और साम्राज्य में बेचैनी फैल गई। अकबर ने बीरबल को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, इन दो राज्यों को शांति पर कैसे ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, जहां तलवारें बोलें वहां दाढ़ी की भाषा काम आएगी। भाग 17, दाढ़ी की कूटनीति। बीरबल ने प्रस्ताव रखा कि दिल्ली में एक शांति सभा बुलाई जाए, जिसमें दोनों राज्यों के दूतों को राजकीय दाढ़ी उत्सव के बहाने आमंत्रित किया जाए।
एक शांति निमंत्रण शाही संदेश में लिखा जाएगा कि दाढ़ी की खूबसूरती और उसकी देखभाल की कला पर संगोष्ठी हो रही है। दोनों दूतों को विशेष मान दिया जाएगा। 2 दाढ़ी टॉगल का संकेत। समारोह के मध्य में बीरबल दाढ़ी टॉगल को हिलाकर एक गुप्त कूट शब्द सुनाएगा, जो दोनों पक्षों के बीच संदेश ले जाएगा, मित्रता में सच्चाई। 3 मधुर संगीत। कवियों और संगीतकारों को शांति गीत तैयार करने का आदेश। अकबर ने मंजूरी दी और शीघ्र ही शाही बुलावा दोनों राजदूतों के पास पहुंचा। भाग 18 दाढ़ी शांति सभा। निर्धारित दिन आया। दिल्ली के बागेजहां में सजधज कर शांति मंडप तैयार था। रूपराज का दूत मल्लिकार्जुन और चंद्रावती की राजकुमारी विमला दोनों भव्य श्रृंगार में पहुंचे। समारोह की शुरुआत बीरबल ने अपनी दाढ़ी को हल्की मालिश करते हुए की। यह दाढ़ी न केवल चेहरे की शोभा है, बल्कि समझदारी का प्रतीक भी, जिसे हम आज मित्रता की कसम मानकर सजाएंगे। ढोल-दमाऊं की मधुर तान चली, कवियों ने शांति गीत सुनाए और तब बीरबल ने गुप्त दाढ़ी टॉगल हिलाया। एक-एक कर दोनों दूतों ने सिर हिलाकर गुप्त कोड सुना। जहां सहयोग वहां विजय। ये शब्द दोनों के दिलों में उतर गए। भाग 19 संधि की मुहर। सभा के अंत में अकबर ने प्रस्ताव रखा कि सीमा पर एक साझा शांति स्तंभ बनाया जाए, जिस पर बीरबल की दाढ़ी की कलाकृति उकेरी जाएगी, साथ में दोनों राज्यों के चिन्ह। मल्लिकार्जुन और विमला ने हस्ताक्षर किए और दिल्ली शांति संधि पर मुहर लगी। रत्नाकर की साजिशें अब धूल धूसरित हो गईं और बीरबल की दाढ़ी ने फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता ही सबसे बड़ी शक्ति है। भाग 20 नई शुरुआत। दिल्ली लौटकर अकबर ने बीरबल को गले से लगाया। तुम्हारी दाढ़ी ने 3 बार युद्ध रोका और अब शांति भी लाई। बीरबल ने हंसकर कहा, हुजूर, दाढ़ी में न केवल रोम हैं, बल्कि रिश्तों का रोम रोम भी जुड़ा है। पूरे साम्राज्य में शांति और समृद्धि छा गई। कवियों ने नए दोहे गढ़े। दाढ़ी ने दिल जोड़े, तलवारें थम गईं। बुद्धि की ये शक्ति, दुनिया मुस्कराई। क्या आप चाहेंगे अगला भाग सुनना, जिसमें बीरबल की दाढ़ी अकबर को एक अप्रत्याशित संकट से बचाए? कहानी का शीर्षक बीरबल की दाढ़ी और राजकीय मुहर का संकट। भाग 21 महल में हड़कंप। एक सुबह दरबार में अफरातफरी मची। राजकीय मुहर, शाही सील गायब थी। बिना मुहर के कोई फरमान भी मान्य न होगा और अफवाहें फैल गईं कि दरबार में कोई षड्यंत्रकारी हाथ साफ कर गया। अकबर चिंतित हो उठे। अगर मुहर नहीं मिली तो राजकाज ठप हो जाएगा। सभी मंत्री बीरबल तक हैरान थे कि चोरी कैसे हो सकती है। तभी बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, चिंता न कीजिए, मेरी दाढ़ी से बड़ा कोई जासूसी जाल नहीं। भाग 22 चतुर योजना। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि आज शाम विशेष दाढ़ी महोत्सव मनाया जाएगा, जहां हर मंत्री अपनी दाढ़ी की शोभा दिखाएगा। एक मेहरबान मंच महल के आंगन में एक रंगीन मंच सजाया गया। 2 गुप्त प्रतीक बीरबल ने शाही मुहर को अपनी दाढ़ी में छिपाया, एक लाल रेशमी धागे से बुने छोटे थैले में। 3 आमंत्रण का ताना। सभी मंत्रियों को कहा गया कि जो भी अपना राजकीय दस्तावेज मुहर से सील करवाना चाहे, मंच पर आए, पर मुहर केवल बीरबल की दाढ़ी में होगी। चोरी करने वाला अनायास ही सामने आ जाएगा, यह बीरबल का भरोसा था। भाग 23 दाढ़ी महोत्सव। शाम ढली तो महल का आंगन मेहमानों से भर गया। कवियों ने दाढ़ी की महिमा में दोहे कहे, कलाकारों ने रंगारंग नृत्य किया। अंत में बीरबल मंच पर आए, दाढ़ी थैला झुलाते हुए। शाही मुहर अब मेरे पास है, जो भी दस्तावेज सील करवाना चाहे, मंच पर आए। मंत्रियों में हल्की सी बेचैनी फैल गई। कुछ तो दूर खड़े ही रह गए, पर एक एक करके सभी दस्तावेज ले आए। बीरबल ने अपनी दाढ़ी से थैला निकाला, मुहर लगाई और दस्तावेज लौटाए।
सब निश्चिंत हुए कि मुहर सुरक्षित है, सिवाय एक ही शख्स के। भाग 24 षड्यंत्र का पर्दाफाश। अचानक उस शख्स ने छिपकर मंच की तरफ कदम बढ़ाया, जैसे दस्तावेज दिखाए बिना ही मुहर छीन ले। बीरबल ने चतुराई से दाढ़ी थैला जोर से हिलाया और मुहर गिर पड़ी। भीड़ में अफरातफरी मच गई। बीरबल ने आदेश दिया, अरे कौन मुहर उठाने की हिम्मत करता है? भीड़ में घबराहट फैल गई। चोर ने हाथ जोड़कर स्वीकार किया, वह अकबर का करीबी दरबारी और दरअसल राजदूतों से गुप्त सौदेबाजी कर रहा था। सबके सामने उसके षड्यंत्र के प्रमाण भी दाढ़ी थैले के साथ बरामद हुए। अकबर ने फरमान जारी किया कि उसे तुरंत कारागार भेजा जाए। भाग 25 बुद्धि की जीत। अकबर ने बीरबल को गले से लगाया। तेरी दाढ़ी ने फिर दरबार की इज्जत बचाई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, दाढ़ी सिर्फ शोभा नहीं, सतर्कता का प्रतीक भी है, जिसने राजकीय मुहर को सुरक्षित रखा। पूरे साम्राज्य में फिर से शांति लौट आई। कवियों ने नए दोहे गढ़े। दाढ़ी में छिपा राज, बुद्धि का ये करिश्मा। चोरीबाजी हो न पाए जब बीरबल हो निशाना। क्या आप चाहेंगे अगला भाग सुनना, जिसमें बीरबल की दाढ़ी अकबर को एक अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा से बचाए?